गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको भूगोल के 2 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम भूगोल का 3rd लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। यानी कि खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं और मतलब खनिजों से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। यानी कि प्राकृतिक रूप से सभी खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो खनिज प्राप्त होता है, होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो सकता है वह खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। किसी खनिज की कहीं किसी स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कई खनिज दूसरे स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शेल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे अटलांटिक महासागर, स्तंतर और अंटार्कटिका। कुछ खनिज ऐसे हैं जो कि बहुत ही आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उनके लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिनाई से वो हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ये अटलांटिक महासागर, स्तंतर और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार से भूवैज्ञानिक प्रवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे विभिन्न किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें मतलब खनिज में कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के हमें प्राप्त प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, अपना आप ही निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। सभी खनिजों का अलग अलग रंग होता है, अलग अलग गुण होता है, ठीक है। घनत्व था और कठोर था, कोई खनिज कठोर होते हैं, कोई लचीले होते हैं, कोई अलग तरह के होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो इनको हम अलग अलग रूप से पहचानते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। पृथ्वी के ऊपर 3000 से भी अधिक प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो है धात्विक खनिज और एक है अधात्विक खनिज। देखिए, खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब हम पहले धात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है लोह, जिनमें कि लोहे की मात्रा पाई जाती है। एक तो होते हैं लोह वाले और एक होते हैं अलोह खनिज, अलोह धात्विक। ठीक है बच्चों, लोह धात्विक वो होते हैं जिनके अंदर की लोहे की मात्रा पाई जाती है। देखिए, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक जो खनिज होते हैं उनमें जो धातु कौन से किस रूप में पाई जाती है? कच्चे रूप में पाई जाती है। धातुएं कठोर मात्रा में होती, कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है। धातुएं कैसी है? कठोर पदार्थ, एक कठोर पदार्थ के रूप में पाई जाती हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिनमें धूति या चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जिनमें लोह की मात्रा पाई जाती है। लोह खनिज जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और
क्रोमाइट में लोहा होता है, इसलिए इनको लोहायस कहते हैं। और वो खनिज जिनके अंदर लोह की मात्रा नहीं होती, यानी लोहे की मात्रा नहीं होती, वह अलोह पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, इसलिए ये अलोह खनिज कहलाते हैं। अब देखिए दूसरा है अधात्विक खनिज। ये तो धात्विक खनिज हो गए, अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। इनके अंदर धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना है, पत्थर, अभ्रक और जिप्स, इनके अंदर खनिजों की मात्रा, इनके अंदर धातुएं नहीं होती है। ये कौन से खनिज होते हैं? जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक है, इनके अंदर धातुएं नहीं होती है। आगे सबको समझ में? देखिए खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज के उदाहरण कौन कौन से? कोयला और पेट्रोलियम। इनके अंदर कोई भी धातु नहीं होती है। खनिजों को खनन, प्रवेदन तथा आकलन द्वारा निर्कृषित किया जा सकता है। किन किन द्वारा किया जाता है? खनन, प्रवेदन और आकलन द्वारा निर्कृषित किया जाता है। देखिए खनिजों का निष्कर्षण। निष्कर्षण कैसे किया जाता है? खनिजों का 3 प्रकार से किया जाता है, खनन द्वारा, प्रवर्धन द्वारा और आकलन द्वारा। खनिजों का निष्कर्षण। देखिए खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? खनिजों का निष्कर्षण 3 प्रकार से किया जाता है। देखिए किस प्रकार से? खनन, प्रवेदन और आकलन द्वारा। फर्स्ट है खनन, दूसरा प्रवेदन और तीसरा आकलन द्वारा किया जाता है। आकलन द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखिए अब खनन किस प्रकार से किया जाता है? विवृत खनन और कूपकीय खनन। खनन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वितरत खनन और एक कूपकीय खनन। खनन को भी 2 भागों में वितरित किया गया है। पहला है विवृत खनन और दूसरा है कूपकीय खनन। कूपकी खनन। अब पहले हम वितरक खनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम वितरक खनन के बारे में पढ़ेंगे कि वितरक खनन क्या होता है। देखिए पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन किसको कहते हैं? पृथ्वी के नीचे जो खनिज पदार्थ दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम खनन कहते हैं। खनिज को कम गहराई में स्थित वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, वे वितरक खनन कहलाते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं उनको खोदकर बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम वितरक खनन कहते हैं। ठीक है, जो कम गहराई में होते हैं उन खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वितरक खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, और जो बहुत ही अधिक गहराई में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको बहुत ही अधिक गहराई से खोदकर निकाला जाता है तो उनको हम कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तथा पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये कहाँ पाए जाते हैं? धरातल के बहुत ही अंदर पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपन की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेदन कहा जाता है। देखिए ये जो प्रवेदन है
अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे पेट्रोल है, गैस, प्राकृतिक गैस है, वो कहाँ होती है? पृथ्वी के बहुत ही अंदर, धरातल में बहुत नीचे होती है। तो उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे हम प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे हम आखनन कहते हैं। बहुत ही गहराई से निकाले जाते हैं उन्हें तो हम प्रवेदन कहते हैं। और जो सतह के आसपास ही स्थित होते हैं, जिन्हें थोड़ी सी खुदाई करके बाहर निकाला जाता है, उन्हें हम आखनन कहते हैं। देखिए, खनिजों का वितरण, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, इनमें पाए जाते हैं। अब देखो कहाँ पाए जाते हैं? जैसे एशिया। अब एशिया में कौन से खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। चीन और भारत के पास में क्या है? विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप हैं। अब देखिए यूरोप में क्या होता है? यूरोप विश्व के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। लौह अयस्क यहाँ पर बहुत पाया जाता है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में उत्तर अमेरिका। अब देखिए उत्तर अमेरिका में क्या है? उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, इनको 3 क्षेत्रों में अवस्थित है खनिज पदार्थ यहाँ पर। ठीक है। लोहा अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में पाया जाता है। इसी तरह से पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। इसके बाद में देखिए दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व के उच्च कोटि के लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। फिर है अफ्रीका। अब अफ्रीका में क्या पाया जाता है? अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। खनिज संसाधन यहाँ पर अफ्रीका में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसको खनिज संसाधनों का धनी माना जाता है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। इसके बाद में देखिए खनिज के उपयोग। अब खनिज के क्या क्या उपयोग होते हैं? खनिज का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। जो रत्न बनाने के लिए जो हम खनिज उपयोग में लेते हैं उनका वो कैसे होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं। इनमें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है। इसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबा तो आपने सबने देखा होगा, पहले तांबे के सिक्के भी चलते थे। तो तांबे ये मतलब तांबे के सिक्के से लेकर पाइप देखा आपने, जो लाइटों के जो पाइप होते हैं उनके अंदर भी तांबे के तार होते हैं। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम सबने देखा है कि एल्यूमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। अब खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं?
खनिज अवनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए, शक्ति तथा ऊर्जा, शक्ति संसाधन। अब पहला क्या है? अब शक्ति संसाधन क्या होता है? शक्ति तथा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर है परंपरागत स्रोत। अब परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि जो बहुत लंबे समय से काम में आ रहे, उपयोग में लिए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। अब देखिए, ईंधन क्या होता है? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में किया जाता है। खाना वाना बनाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम ईंधन का उपयोग करते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अब कोयला क्या है? कोयला तो सबने देखा है, कोयला हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। देखिए, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। इससे लाइट भी बनाई जाती है, वाष्प भी प्राप्त की जाती है, किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयले से जो विद्युत लाइट प्राप्त होती है, उसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद में देखिए, पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, कार में, स्कूटर में, गाड़ियों में, हम जो गाड़ियों में जो हम पेट्रोल भरवाते हैं, वह, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? पेट्रोलियम। और तेल जो आपकी साइकिल को चरमाने से रोकता है। और जो तेल हमारी साइकिल में डालते हैं हम, साइकिल की चेन वगैरह में, इनमें, ताकि हमारी साइकिल आसानी से चलती रहे। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। आगे समझ में? ये बहुत ही अधिक गाढ़ा और काले रंग का होता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेज दिया जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इनसे बने उत्पादन को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम से जो भी चीज़ें बनाई जाती है, जो भी उत्पादन किया जाता है, इससे बनी जो भी चीज़ें होती है, उनको हम काला सोना कहते हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निष्पेषों के साथ पाई जाती है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है जल विद्युत। अब जल विद्युत कौन सा होता है? देखिए, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर में पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत में के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। आगे समझ में जल विद्युत क्या होता है। इसके बाद में आता है सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। सूर्य की
जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा वो हम रोज महसूस करते हैं। रोज हमें जब सूर्य उगता है, धीरे धीरे दिन में गर्मी पड़ने लगती है, तो वो क्या होती है? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा होती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा किसके लिए प्रयोग की जाती है? सौर सेलों में विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयोग में ली जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन एवं प्रकाश के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। इसके बाद में आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आपने देखी होगी, वायु ऊर्जा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल में लाया जा रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाने और विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद में देखिए परमाणु ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा कौन सी होती है बच्चों? परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कौन सी है? परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में हैं। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कहाँ पर पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप देश सबसे ज़्यादा उत्पादक देश माने जाते हैं, सबसे बड़े उत्पादक माने जाते हैं। इसके बाद में देखिए भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कौन सी होती है? ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। इसके बाद में आता है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा कौन सी होती है? देखिए, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जा सकता है। देखो, अब बायोगैस का नाम आप सबने सुना होगा। बायोगैस किसको कहते हैं? देखिए, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट जो होते हैं, जैसे मृतक पौधे, यानी कि जो पौधे सूख जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई में अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना बनाने तथा विद्युत उत्पादन करने का सर्वोत्तम ईंधन है। बायोगैस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आपको ये वाला लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, किस देश में सबसे अधिक, कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, खनिजों का संरक्षण हमें किस प्रकार से करना चाहिए। इन सब के बारे में आपने इस वाले लेसन में पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।